सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 7 जो कि कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से। और आज इसमें हम फिर से एक बार इतिहास की समझ भाग 2 की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि आपको याद है कि पिछली वर्कशीट में जब हमने इसका भाग 1 समझा था, इतिहास की समझ, तो हमने उसमें ये समझा था कि आखिर इतिहास को पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, क्या वो प्रूफ्स होते हैं जिनके आधार पर हम किसी घटना को सत्य मानते हैं। आज हम इससे आगे की बात को समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। भारत की वर्तमान आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। भारतीय इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म और आर्यों के आने से कर सकते हैं। देखिए, हम भारतीय इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता का जब शुरुआत हुई और जब आर्य आए, हम वहां से अपने भारतीय इतिहास की शुरुआत कर सकते हैं। इन दो चरणों को आमतौर पर पूर्व वैदिक और वैदिक युग के रूप में वर्णित किया जाता है। तो ये जो इतिहास था, इसको हम दो भागों में बांटते हैं, जिसको हम पूर्व वैदिक और वैदिक युग कहते हैं। ईसा पूर्व चौथी सदी यानी कि ईसा मसीह से भी पहले जो चौथी सदी थी, यानी आज से लगभग 2300 वर्ष पहले, उसमें सम्राट अशोक के अधीन भारत के एकीकरण को देखा गया था। यानी पूरा भारत एक हो गया था, क्योंकि पूरे भारत पर सम्राट अशोक का राज था और बौद्ध धर्म एशिया के कई हिस्सों में फैल चुका था, क्योंकि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। सम्राट अशोक के सर्वाधिक शिलालेख हमें प्राप्त होते हैं। शिलालेख का मतलब क्या होता है? यानी पत्थरों पर उन्होंने लेख लिखवाए थे, वो हमें आज भी मिलते हैं। इस कारण से हमारे देश का राजकीय प्रतीक सारनाथ के अशोक के सिंह के स्तंभ से लिया गया है, जिसे आपने सिक्कों, बैंक नोटों, सरकारी दस्तावेजों और आधिकारिक मोहरों पर जरूर देखा होगा। तो देखिए, फिर क्या हुआ? पहली सदी में, यानी जब पहली शताब्दी शुरू हुई, तब पहली सदी में ईसाई धर्म कहां से आया? सीरियाई व्यापारियों के साथ केरल पहुंच गया था। केरल में सबसे पहले सीरियाई व्यापारी आए और अपने साथ वो ईसाई धर्म के विचारों को भी लेकर आए। पहली सदी में स्थापित गुप्त वंश के साम्राज्य को भारत का उस समय का स्वर्णिम काल माना जाता है। यानी पहली सदी में उस समय गुप्त वंश का साम्राज्य था। गुप्त वंश यानी चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त मौर्य, ये जो थे, तो गुप्त वंश का राज था। फिर 8वीं शताब्दी में इस्लाम पहली बार अरब व्यापारियों के साथ केरल में भारत आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? केरल में ही फिर 8वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म भी केरल में ही पहले आया और 11वीं शताब्दी तक भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में मजबूती से स्थापित हो गया था। दिल्ली के चौहानों को हराकर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई, जिसको आपने अगर याद हो तो हमने कक्षा 7वीं में भी इसके बारे में हमने समझा था। इसके लगभग 320 वर्ष के बाद यहाँ मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ, जो कि बाबर ने स्थापित किया। इस काल में भारत ने एक बार फिर से राजनीतिक एकता का बड़ा पैमाना हासिल कर लिया था। इस काल में भारत में राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल, सेन, चालुक्य, सातवाहन, परमार, अहोम, चोल, पांड्य और विजयनगर साम्राज्य भी फूले फले। इस काल की अनेक महत्वपूर्ण इमारतें अपने समय की कहानी स्वयं बताती हैं। यानी इस समय की बनी इमारतें आज भी मौजूद हैं, जैसे कि कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, कंदरिया महादेव मंदिर, तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, चित्तौड़ का विजय स्तंभ इसके बहुत ही प्रमुख उदाहरण हैं। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म शुरू किया। कबीर, मीरा, चैतन्य देव, सूरदास जैसे भक्ति धारा के महत्वपूर्ण संतों ने फिर समाज को एक नई दिशा दी और इस तरह से हमारे समाज में धार्मिक परिवर्तन धीरे धीरे होते गए। यहाँ पर कुछ चित्र भी दिखाए गए हैं, जिनको आप बहुत देख सकते हैं कि ये चैतन्य देव हैं जो भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन है।
फिर यहाँ पर ये दिखाया गया है, एक रहट दिखाया गया है जिससे पानी निकालते हैं, और ये अकबर बैठे हुए हैं अपने विद्वानों के साथ जो कि धार्मिक चर्चा कर रहे हैं। देखिए, कृषि में रहट, नहर व तालाबों, लोहे के हल, चरखे से बहुत विकास हुआ और यह काल कृषि उत्पादों, हस्तकला, मूर्तिकला, व्यापार व स्थापत्य कला के क्षेत्र में भारत का स्वर्णिम काल रहा। यानी ये जो समय था वो भारत का स्वर्णिम काल था। और यही नहीं, भारत के गर्म मसालों के साथ सूती व रेशमी कपड़े पूरी दुनिया से व्यापारियों को आकर्षित करते रहे। यानी भारत में ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती थी जिनकी डिमांड पूरी दुनिया में थी, और यही था कि इसी आकर्षण के कारण पूरी दुनिया से व्यापारी हमारे भारत में आए और व्यापार करने लग गए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि भारत की धार्मिक विरासत की संपन्नता को पहचान कर लिखिए। यानी धार्मिक विरासत क्या क्या है, कौन कौन से धर्म आए। तो देखिए, हमने इसमें ये लिख सकते हैं, और ये मत लिखिएगा कि आंसर बहुत बड़ा है, क्योंकि आपको मैं बताऊं, अब आप कक्षा 9वीं में आ गए हैं तो ये 3 या 4 पॉइंट का तो प्रश्न आपको लिखना ही पड़ेगा। जैसे आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व में सम्राट अशोक के अधीन भारत का एकीकरण देखा गया और बौद्ध धर्म एशिया के कई हिस्सों में फैल गया। फिर पहली सदी में ईसाई धर्म सीरियाई व्यापारियों के साथ केरल पहुंच गया था। 8वीं शताब्दी में इस्लाम पहली बार अरब व्यापारियों के साथ केरल में आया और गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म शुरू किया। फिर कबीर, मीरा, चैतन्य देव, सूरदास जैसे भक्ति धारा के महत्वपूर्ण संतों ने समाज को एक नई दिशा दी। तो इसको हम पहले प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि ईसाई व इस्लाम धर्म के सबसे पहले केरल में आने के क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, उस समय केरल में व्यापार की बहुत अधिक संभावनाएं थी। यानी कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती थी जिनसे आकर्षित होकर सीरियाई व्यापारी और अरब व्यापारी केरल आए और उन्होंने यहाँ पर ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म को फैलाया। तो ये कारण हो सकते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है कि भारत की कुछ ऐतिहासिक इमारतों की सूची उनके स्थान, निर्माता और उनकी विशेषताओं के साथ बनाइए। यानी एक ऐसी सूची बनाइए जिसमें कुछ ऐतिहासिक इमारतें हों और उनका स्थान भी हो, कहाँ पर है, निर्माता कौन, उनको किसने बनवाया, और उनकी कुछ विशेषताएं बतानी है। तो मैं आपको वो सूची दिखा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ इमारतों के नाम लिखे हैं और इस तरह से एक सूची बनाई है। क्रम संख्या, इमारतों का नाम, स्थान, निर्माता और उनकी विशेषता। मैंने यहाँ पर 4 इमारतों के नाम लिखे हैं। आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं या कोई और भी ले सकते हैं। जैसे पहला है कुतुब मीनार, वो दिल्ली में स्थित है। निर्माता कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। और इसकी विशेषता है कि ऊंचाई इसकी 72.5 मीटर है और इसमें 379 सीढ़ियाँ हैं। फिर दूसरा है लाल किला, जो दिल्ली में स्थित है, शाहजहां ने बनवाया। इसको अपना नाम लाल बलुआ पत्थर की प्राचीर एवं दीवार के कारण मिला। यह दीवार 1.5 मील यानी 2.5 किलोमीटर लंबी है और नदी के किनारे से इसकी ऊंचाई 60 फीट तथा 110 फीट ऊंची शहर की ओर से है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। फिर तीसरी इमारत है ताजमहल, जो कि आगरा में स्थित है, शाहजहां ने ही बनवाई। ताजमहल का केंद्र बिंदु है एक वर्गाकार नींव के आधार पर बना श्वेत संगमरमर का मकबरा। यह एक सममितीय इमारत है। सममितीय का मतलब सिमेट्रिकल है, चारों तरफ से एक जैसी है। फिर चौथा है कि राजराजेश्वरम मंदिर, जो कि तंजौर तमिलनाडु में स्थित है और इसे बनवाया था चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने। देखिए, इसके 13 मंजिले भवन, जो कि आमतौर पर क्या होता है कि जितने भी हिंदू मंदिर या जो भी बिल्डिंग्स होती हैं उसमें मंजिलों की संख्या विषम ही होती है, सम नहीं होती। तो इसकी 13 मंजिलों की ऊंचाई है, लगभग 66 मीटर है और जो मंदिर है वो पूरा भगवान शिव को समर्पित है। इस तरीके से हमें एक टेबल बनानी है। फिर चौथा प्रश्न है कि भारत विदेशी व्यापारियों को सदैव आकर्षित करता रहा है, इसके कारण बताइए। देखिए, भारत के गर्म मसालों के साथ साथ सूती व रेशमी कपड़े पूरी दुनिया से व्यापारियों को आकर्षित करते रहे हैं, ये इसका उत्तर हो सकता है। और पांचवा प्रश्न है कि भारत के मानचित्र में विभिन्न साम्राज्यों व शासकों के क्षेत्र को दर्शाइए। यानी एक भारत का मानचित्र लेना है और उसमें विभिन्न समय में जो साम्राज्य हुए, शासक हुए, उनके क्षेत्र दर्शाने हैं। तो मैंने यहाँ पर एक मैप का अरेंजमेंट किया, आप उसको देख के अपना मैप भर सकते हैं। हालांकि ये मैप इंग्लिश में है, आप इसको इसी तरीके से भर लीजिए और इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो ये चौहान लिखा हुआ है, सोलंकी लिखा हुआ है, राष्ट्रकूट हैं, पाल हैं, इस तरह से अलग अलग साम्राज्य थे। तो आप इसको देख के बहुत आसानी से भर सकते हैं अपने मैप को। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से 50K तक पहुँचा दीजिए।
और याद रखिएगा कोरोना अभी भी फैल रहा है, तो बाहर जाते समय मास्क अवश्य लगाएं और याद रखिएगा जब भी आपकी बारी आए इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत